गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अब आपके सेमेस्टर थर्ड में एक स्किल एनहांसमेंट कोर्स है जिसमें रिसर्चिंग चाइल्डहुड के बारे में, ठीक है, उसी की यूनिट फर्स्ट का पहला टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ये टॉपिक है बच्चे को समझना और विकासात्मक सिद्धांत और बहस। अब देखिए, बच्चे को समझना। अब आप हम लोग सभी ने किसी न किसी बच्चे को छोटे से बड़ा होते हुए देखा होगा, लेकिन क्या कभी हम ये समझ पाते हैं कि कैसे विकास हो रहा है बच्चे का? हाँ, आपने देखा होगा बच्चा पहले चल नहीं पाता, सिर्फ लेटा रहता है। धीरे धीरे बैठना सीखता है, फिर चलना सीखता है, फिर भागना सीखता है, ठीक है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये किस तरीके से होता है? क्या शारीरिक विकास है बच्चे का, कैसा मानसिक विकास हो रहा है? पहले वो एक चीज को समझ नहीं पाता, फिर उसको समझने लग जाता है, तो किस तरीके से विकास होता है? क्या अब आपने देखा होगा एक ही पेरेंट के दो बच्चे होते हैं लेकिन दोनों अलग होते हैं, तो क्या कारण है उसका? हर बच्चा अपने आप में अलग होता है, और बच्चे को समझने के लिए इन सब चीजों के बारे में जानने की, कि बच्चों के ग्रोथ डेवलपमेंट के बारे में जानने की, विकास क्या होता है, वृद्धि क्या होता है, ये बहुत जरूरी है। तो क्या आपने देखा होगा कि जब आपके भाई और बहन हैं, वो एक ही माँ बाप से की संतान है लेकिन अलग हैं, देखने में ही नहीं परंतु व्यवहार में भी अलग है। तो क्या कारण है इसका? एक जो बच्चा आपके पड़ोस में बहुत फेमस है, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं उसके, जबकि दूसरा बच्चा संकोची है और अपने अध्यापक के पास रहती है, या बल्कि अपनी मम्मी से चिपकी हुई रहती है। तो क्यों ऐसा क्यों होता है कि हर बच्चे में विभिन्न कौशल और अलग अलग योग्यताएं होती हैं? क्या उनका एक ही समय होता है? क्या सभी 3 साल के बच्चे एक जैसे होते हैं, या 4 साल के बच्चे एक जैसे होते हैं? क्या यदि मैं कहूं कि एक बच्चा 5 साल का है, तो आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं, गैस कर सकते हैं कि उस बच्चे के अंदर क्या क्या क्वालिटी होंगी? क्या वो चल पाएगा, कितना वो बोल पाएगा, ठीक है। तो ऐसे सभी प्रश्न बाल विकास के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और आप हम बच्चे को समझने के लिए, चाइल्डहुड को समझने के लिए हम बाल विकास को समझेंगे कि बाल विकास कैसा होता है, और ये जानेंगे कि बच्चे कैसे सीखते हैं। अब देखिए, बच्चे किस तरीके से सीखते हैं? बच्चे सीखते हैं अनुभव से। बच्चे अनुभव से सीखते हैं। अब देख, वो क्या करते हैं, अलग अलग चीजों का प्रयोग करके सीखते हैं। चीजों को उठाते हैं, तोड़ते हैं, मोड़ते हैं। शुरू में आप देखोगे, जब भी आप बच्चे को कोई भी चीज दोगे, ठीक है, तो वो उसको मुंह में डालता है, क्योंकि वो क्या करता है, उसको आदत होती है, उसको पता होता है सब करना है हर चीज को, ठीक है। तो वो हर चीजों को चूस के देखता है, हर जो भी आप उसके हाथ में दोगे वो उसको मुंह के अंदर डाल देता है। फिर धीरे धीरे जब बच्चा गुठलियों चलने लगता है, तो भी आपने देखा कई बार, जैसे आपको ये फिगर में भी दिखाई दे रहा है, कि बच्चा क्या होता है कि उसको आदत होती है हर चीज मुंह में डालने की। तो घर में भी कई बार देखा होगा कि बच्चा क्या होता है, चप्पल मुंह में डालने लग जाता है। तो क्या चलता है उसके माइंड में उस समय? और क्या जब बच्चा चप्पल डालता है तो हम घर के लोग मना कर देते हैं, नहीं, अरे नहीं नहीं, इसको नहीं डालना है। तो लेकिन बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है? क्या वो ये सोच रहा है कि क्या उस चप्पल का स्वाद भी वैसा है जैसे माँ ने मुझे सुबह खाने को दिया था? तो बच्चा क्या सीखता है? अनुभव से, कि नहीं, ये वो चीज नहीं है, ये अलग है, ये डिफरेंट है, ये चीज खाने की नहीं है। कोई चीज मुंह में दी, उसको टेस्ट अच्छा नहीं लगा, तो ठीक है, ये चीज डिफरेंट है, ये खाने की चीज नहीं है। तो बच्चा अपने अनुभव से सीखता है, ठीक है। खिलौने के बारे में, चीजों के बारे में अपने अनुभव से सीखता है। फिर बच्चे सीखते हैं बड़ों की नकल करके, ठीक है। बहुत बार देखा होगा कि बच्चे वही करना चाहते हैं जो उनके बड़े करते हैं। तो ये सामान्य सी बात लगती है, लेकिन जो बच्चे देखते हैं बड़ों को करते हुए वो ही करना चाहते हैं। चाहे जैसे फिगर में दिखा रखा है, जैसे चाहे कोई फोटो लगानी हो, ठीक है, चाहे बड़ों की तरह कपड़े पहनना हो, चाहे बड़ों की तरह बाल बनाना हो, तो बच्चे बड़े का अवलोकन करके सीखते हैं। अब इसको समझना, मानव विकास को समझना एक बहुत जटिल कार्य है। इट्स नॉट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन डेवलपमेंट। अब ये जो चक्र होता है, ठीक है, जो बच्चे के
जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है तब से शुरू होता है और उसकी मृत्यु तक रहता है। और इस पूरी प्रक्रिया में ये जो पूरा सर्कल है, पूरा चक्र है कि माँ के पेट में आने से लेके मरने तक, इसमें बच्चे विभिन्न स्तरों को पार करता है। अलग अलग तरह के गुण, क्षमताएं, विशेषताएं और अभिरुचियां धारण विकसित करता है। और यदि हम बिल्कुल सरल शब्दों में समझें तो मानव विकास को हम क्या कह सकते हैं? जीवन यात्रा के विभिन्न पड़ावों और उन पड़ावों की विशेष विशेषताओं के माध्यम से हम जान सकते हैं। मानव विकास में आता है वृद्धि और विकास। जब आप वृद्धि और विकास वर्ड समझोगे या डेली यूज में हम बोलते हैं तो आपको लगता होगा ये सेम है। तो क्या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सेम है? वृद्धि विकास सेम है? नहीं, ये दोनों अलग अलग हैं। ये एक दूसरे के सिनोनिम नहीं है, पर्यायवाची नहीं है, ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। हाँ, डेली लाइफ में हम इन्हें कई बार एज ए सिनोनिम ले लेते हैं, एक सा ले लेते हैं, लेकिन ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। जैसे वृद्धि, वृद्धि का मतलब होता है शारीरिक वृद्धि। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारे शरीर के अंग बढ़ते जाते हैं, शरीर के अंग बढ़ते जाते हैं। आपके हेयर ग्रो होते रहते हैं, आपके नेल्स बढ़ते रहते हैं, आपकी लेग्स बढ़ती रहती हैं। तो ये वृद्धि में क्या होता है? शरीर के विभिन्न अंगों का विकास होता है, मतलब शरीर के विभिन्न अंग बढ़ते रहते हैं। और विकास के अंदर क्या कि इसके अंदर सभी मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा शारीरिक दृष्टि से होने वाले परिवर्तनों को सम्मिलित किया जाता है। चाहे वो आपका मानसिक विकास हो, फॉर एग्जाम्पल पहले आपको 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग नहीं आती थी, लेकिन आने लग गई है। आप प्लस माइनस के क्वेश्चंस करने लगे हैं। सामाजिक विकास, किसी से बोलते नहीं थे, अब पता चला है कि घर में गेस्ट आते हैं तो आपको नमस्ते करनी है। संवेगात्मक विकास मतलब इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है, इमोशंस को शेयर करना, किस तरीके से इमोशंस को दिखाना है वो। और शारीरिक विकास कि आपका फिजिकल डेवलपमेंट, जिसमें आपके वृद्धि भी आती है। तो वृद्धि प्रकट करती है मात्रक परिवर्तनों को, मतलब मात्रक मतलब जिन्हें मापा जा सकता है। और विकास का मतलब गुणात्मक परिवर्तन, मतलब जिसे मापा नहीं जा सकता लेकिन महसूस किया जा सकता है। बच्चे के, हाँ, बच्चा सोशल हो गया है, बच्चा इंटेलिजेंट हो गया है। तो ये दोनों ही प्रक्रिया, वृद्धि या विकास की प्रक्रिया साथ साथ चलती हैं और एक दूसरे की पूरक है, मतलब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। देखिए इन दोनों में अंतर क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जैसा कि पहले भी डिस्कस करा है कि अभिवृद्धि क्या है? अभिवृद्धि एक निश्चित समय तक होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा अभिवृद्धि में क्या होता है कि एक आपके शरीर के अंग बढ़ते हैं, लेकिन लंबाई, फॉर एग्जाम्पल लंबाई बढ़ रही है, तो क्या लंबाई हमेशा बढ़ती रहती है? नहीं, वो एक निश्चित समय पर रुक जाती है। तो अभिवृद्धि क्या है? एक निश्चित समय अवधि तक होने वाला परिवर्तन है। लेकिन जो विकास क्या होता है, वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है, ये कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है। अभिवृद्धि क्या है? विकास का हिस्सा है। अभी विकास एक बहुत बड़ी टर्म है, एक व्यापक, एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है। विकास के अंदर अभिवृद्धि आती है और विकास एक बड़ा है, विकास के अंदर अभिवृद्धि भी आती है कि जब हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो अभिवृद्धि की बात करते हैं। लेकिन विकास सिर्फ एक फिजिकल, एक शारीरिक विकास नहीं है, यह मानसिक विकास भी है, ये संवेगात्मक विकास भी है और ये सामाजिक विकास भी है। थर्ड डिफरेंस, अभिवृद्धि में केवल परिणात्मक परिवर्तन होते हैं कि वो जिनका परिणाम आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि वेट बढ़ गया है, पहले 15 किलो था अब 20 किलो हो गया है। हाइट बढ़ गई है, ठीक है, पहले 5 थी अब 5.5 हो गई है। लेकिन विकास में परिवर्तन गुणात्मक और परिणात्मक दोनों होते हैं, ठीक है। गुणात्मक जैसे कि मैं कहूँ ये बच्चा अच्छा, पहले ये बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट हो गया है, अब इंटेलिजेंट कैसे कैसे करा, ठीक है, आपने कैसे महसूस करा कि बच्चा इंटेलिजेंट हो गया है? कैसे महसूस करा? क्योंकि बच्चा इस तरह की बातें कर रहा है या बच्चा कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, तो आपको लगा कि हाँ इंटेलिजेंट हो गया है बच्चा, या बहुत सोशल हो गया है, ठीक है, गेस्ट को नमस्ते कर रहा है। तो इस तरीके से हम ये महसूस करते हैं।
अब अभिवृद्धि को मापा जा सकता है लेकिन विकास को महसूस किया जाता है। वृद्धि एक आयामी होती है और विकास बहुआयामी है। बहुआयामी मतलब इसके बहुत सारे, वृद्धि एक आयामी है कि एक तरफ देखती है, लेकिन विकास फिजिकल डेवलपमेंट भी है, सोशल डेवलपमेंट भी है, इस तरह के सब डेवलपमेंट होते हैं। अब अभिवृद्धि और विकास के नियम। अभिवृद्धि और विकास के नियम कौन कौन से हैं? इसके विकास और वृद्धि कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर डिपेंड है। मतलब कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं अभिवृद्धि और विकास के, कुछ नियम होते हैं कि जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है तो वो हमेशा इन नियम का पालन करता है। तो वो ये नियम क्या क्या है? तो पहला नियम है आपका निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। निरंतरता के सिद्धांत की जब हम बात करते हैं तो कि विकास, हम ये कहते हैं कि जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि विकास की प्रक्रिया कभी नहीं रुकने वाली प्रक्रिया है। यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है, ये हमेशा चलती रहती है, कॉन्टिन्यूअस है, कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। सेकंड, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, एक रूपता का सिद्धांत, कि विकास की प्रक्रिया में एक रूपता दिखाई देती है। एक रूपता जैसे कि बालकों में भाषा का विकास एक निश्चित क्रम से होगा। अब ये लैंग्वेज डेवलपमेंट एक तरीके से होगा। बच्चा ऐसा ही नहीं है कि जब पैदा होगा बच्चा तो पैदा होते ही फ्लुएंट बोलने लग जाएगा कुछ भी, या वो पूरे सेंटेंसेस बोलने लग जाएगा। नहीं, पहले बच्चा धीरे धीरे आवाज निकालता है, फिर धीरे धीरे माँ पा बोलना सीखता है, फिर धीरे धीरे एक एक वर्ड बोलना सीखता है, फिर उन वर्ड्स को मिला के कुछ बोलता है और फिर धीरे धीरे सेंटेंस बोलना सीखता है। तो ऐसा नहीं है कि यदि वो बच्चा अमेरिका का होगा तो वो पैदा होते ही बोलने लग जाएगा। नहीं, ये एक रूपता का सिद्धांत है कि बच्चे का डेवलपमेंट एक ही तरीके से होता है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई और देश हो। और क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट ग्रोथ रेट, मतलब विभिन्न विकास गतियों का नियम। लेकिन अब देखो, विकास एक सा होता है, उनका रूप एक सा होता है विकास का, लेकिन गति अलग होती है। गति अलग होती है। जरूरी नहीं कि एक बच्चा जो 3 साल का, ठीक है, एक बच्चा जो 3 साल में बिल्कुल सही वर्ड्स बोलने लग गया, पूरे सेंटेंस मिला के बोलना पड़ गया है, तो दूसरा बच्चा भी वो ऐसा होगा। जरूरी नहीं है एक बच्चा यदि 8 महीने का चलना सीख जाता है तो दूसरा बच्चा भी 8 महीने का चलना सीखता है। तो एक ही आयु के दो बच्चे में, चाहे दो बालक और बालिकाओं में, आप विभिन्नता पाओगे कि नहीं, कि दोनों का ग्रोथ रेट अलग है, सबका ग्रोथ रेट अलग होता है। अब विकास की दिशा का नियम, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। अब ये जो विकास होता है हमारे शरीर में, इसकी दिशा का नियम होता है, मतलब ये भी एक नियम के अकॉर्डिंग विकास होता है। पहला, इसके 2 नियम होते हैं। पहला है मस्तिष्का दोमुखी, जिसे हम सिफेलोकॉर्डल भी कहते हैं। सिफेलोकॉर्डल के अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट होता है बच्चे का, वो सिर से पैर की तरफ होता है। मतलब बच्चे का पहले सिर बनता है, फिर ऊपर से लेकर नीचे तक फिर अन्य अंग बनते हैं, और सबसे लास्ट में पैर का डेवलपमेंट होता है। जब आपने किसी छोटे बच्चे को देखा होगा तो आपने देखा होगा सबसे पहले बच्चा क्या होता है, वो अपना सिर हिलाना सीखता है, एंड उसके बाद धीरे 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 पैर हिलाना सीखता है। ठीक है, वो पैर मूव करने लग जाता है। तो यही जो डेवलपमेंट है इसे हम सिफेलोकॉर्डल कहते हैं, कि पहले बच्चे के सर का विकास होता है, फिर अन्य अंग का, और फिर पैर का। अब दूसरा जो दिशा का नियम है वो है प्रॉक्सिमो डिस्टल, मतलब शरीर के मध्य से बाहर की ओर। इसके अकॉर्डिंग विकास शरीर के मध्य से बाहर की ओर होता है। मतलब पहले हमारी स्पाइनल कॉर्ड बनती है, फिर हृदय, और इस क्रम में विकास होता रहता है। तो सबसे पहले क्या बनती है? स्पाइनल कॉर्ड बनती है, मतलब शरीर का जो मध्य पार्ट है सबसे पहले उसका डेवलपमेंट होता है। देखिए फिगर, अब देखिए सिफेलोकॉर्डल में क्या आपको एक एरो बना दिखाई दे रहा होगा, एक लाइन बनी दिखाई दे रही होगी कि ऊपर से लेके नीचे तक डेवलपमेंट हो रहा है। प्रॉक्सिमो डिस्टल में अंदर से लेके बाहर की ओर, कि पहले आपकी
जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है उसका डेवलपमेंट होता है, फिर धीरे धीरे हृदय का, फिर शरीर के और अंगों का, और बाद में आपकी फिंगर्स का। ठीक है, पहले बच्चा सिर्फ हाथ मूव करता है, धीरे धीरे फिंगर्स मूव करना सीख जाता है। अब एकीकरण का नियम। एकीकरण के नियम में क्या आता है कि जब आप किसी पर्सन को देखते हो ना, जब आप किसी पर्सन को देख के यदि कह रहे हो अरे बड़ा बड़ा स्मार्ट है, बड़ा अच्छा है, तो आप क्या देख रहे हो? जब हम किसी पर्सन को देख के बात करते हैं, या हम बच्चे के व्यक्तित्व को देखते हैं, एक पर्सनालिटी को देखते हैं, तो आप सिर्फ एक चीज, एक डेवलपमेंट को नहीं देखते। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आता है, तो आप ये नहीं कहोगे कि उसका सिर्फ मानसिक विकास अच्छा है। नहीं, यदि एक बच्चा एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो सिर्फ उसका मानसिक विकास अच्छा नहीं है, उसका क्या फिजिकल डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। क्योंकि आपने सुना है ना, एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। जब तक उसका स्वस्थ शरीर नहीं होगा तो उसका मन भी स्वस्थ नहीं होगा, और वो अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाएगा। फिर बच्चे का सामाजिक विकास अच्छा हो, ठीक है, बच्चे के जो पेरेंट्स हैं या जो उसका पीयर ग्रुप है या उसके फ्रेंड्स हैं वो उसकी हेल्प कर रहे हैं, सामाजिक विकास अच्छा है, तो नैतिक विकास अच्छा हो सकता है। तो जरूरी ये नहीं है कि यदि बच्चा एक चीज में प्रदर्शन अच्छा कर रहा है तो सिर्फ वो मानसिक विकास है। यदि एक बच्चा दौड़ में फर्स्ट आ रहा है तो वो शारीरिक विकास है सिर्फ, नहीं। जो बच्चे को आप देख रहे हो कि बच्चा दौड़ में फर्स्ट आ रहा है, तो सिर्फ उसका शारीरिक विकास को नहीं दिखाता है, बल्कि वो और तरह के डेवलपमेंट को भी दिखाता है। कि बच्चे का, तो जब आप बच्चे की किसी पर्सनैलिटी देखते हैं तो वो सब विकास का इंटीग्रेशन होता है, सब तरह के विकास का एकीकरण होता है। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का नियम, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जैसा कि पहले भी डिस्कस किया है कि सभी बच्चों में वृद्धि और विकास की गति और मात्रा एक जैसी नहीं होती। इसीलिए कहते हैं कि साइकोलॉजी का ये नियम है कि जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रख के पढ़ाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि एक बच्चा 1 घंटे में एक लेसन लर्न करता है, तो टीचर को ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि सारे बच्चे 1 घंटे में लर्न कर लेंगे लेसन, क्योंकि बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। एक बच्चे में यदि, तो प्रिंसिपल ऑफ, नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, मतलब वातावरण और वंशानुक्रम के परिणाम का सिद्धांत। वंशानुक्रम को बच्चे के व्यक्तित्व की नींव माना जाता है, और वंशानुक्रम व वातावरण के प्रभाव को विकास के सिद्धांत से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, वंशानुक्रम क्या होता है कि हेरिडिटी, कि बच्चे के अंदर जो गुण अपने माँ बाप से आते हैं। तो इस पे एक डिबेट होता है, इस पॉइंट पे हमेशा एक डिबेट होता है, हम ये आगे भी डिस्कस करेंगे कि कुछ लोग कहते हैं कि वातावरण इंपॉर्टेंट है, कि बच्चे के विकास के लिए वातावरण इंपॉर्टेंट है, कि जिस तरह का वातावरण बच्चे को मिलता है उसी तरह का वातावरण, उसी तरह का बच्चे का विकास होता है। और कुछ कहते हैं कि वंशानुक्रम इंपॉर्टेंट है, कि जैसे हेरिडिटी, जिस तरह के जीन्स बच्चे के अंदर अपने माँ बाप से आते हैं, बच्चे का डेवलपमेंट उसी के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कुछ लोग कहते हैं, आप सभी ने जंगल बुक देखी होगी, जिसमें मोगली, जंगल बुक मूवी भी था, सीरियल भी था। तो उसमें क्या था कि एक बच्चा था, ठीक है, जो ह्यूमन किड था, वो कहाँ आ गया, वो जंगल में आ गया। ठीक है, लेकिन जो भी उसके हाव भाव हैं, जो भी उसका रहने का तरीका है, वो कैसा हो गया, एनिमल्स की तरह। तो वो क्या है, वो वातावरण का प्रभाव के बारे में बात की जा रही है, कि वातावरण का प्रभाव पड़ के, ठीक है, वातावरण का जब प्रभाव पड़ता है, तो यदि दो सगे भाई बहन हो और वो अलग अलग रहते हो, एक शहर में और एक गांव में, तो वो भी डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हमेशा डिबेट चलती है कि कुछ लोग वातावरण को इंपॉर्टेंट मानते हैं, कुछ वंशानुक्रम को इंपॉर्टेंट मानते हैं। लेकिन यदि हम देखें कि बच्चे की वृद्धि और विकास में दोनों का संयुक्त परिणाम होता है, कि जो बच्चों का डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट इज इक्वल टू ग्रो, डेवलपमेंट इज इक्वल टू एनवायरनमेंट मल्टीप्लाई बाई हेरिडिटी, कि दोनों के मल्टीप्लीकेशन का परिणाम होता है
डेवलपमेंट, और ऐसा कई अध्ययनों से पता चलता है। आशा करती हूँ सबको समझ में आ रहे होंगे प्रिंसिपल्स। ठीक है, बाद में क्वेश्चन आंसर राउंड होगा, तो यदि आप कुछ को समझ में नहीं आए तो आप उसमें क्वेश्चन लिख सकते हैं। अब डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल, कि आप डेवलपमेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हो, मतलब अनुमान लगा सकते हो, मतलब विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। ठीक है, भविष्यवाणी का मतलब कि यदि मैं कहूं कि वो 5 साल का बच्चा है, कि अच्छा आज मैं पूछती हूँ किसी से, लाइक मेरे स्टूडेंट है, मैं उससे पूछ रही हूँ कि अच्छा आपका भाई कितना बड़ा है, शी सेड मैम 5 इयर्स का है, तो मैं गेस कर सकती हूँ अच्छा 5 साल का है, इसका मतलब जाने लगा होगा ना स्कूल, प्री स्कूल में जाने लगा होगा ना। ठीक है, अच्छा 1 2 आने लगा होगा उसको, 1 से 10 तक काउंटिंग भी आती होगी। ओके, तो इस तरीके से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जब एक आदमी, यदि एक बच्चा 3 साल का है, तो उसकी जो फिजिकल एक्टिविटीज होंगी वो क्या होंगी। तो इस तरीके से भविष्यवाणी की जा सकती है। यदि मैं बात कर रही हूं कि एक आदमी की एज 30 इयर्स की है, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि एक 30 साल वाला पर्सन किस तरीके का होगा, या एक 60 इयर्स वाला जो पर्सन है वो कैसा होगा, किस तरह का इसका बॉडी स्ट्रक्चर होगा, वो झुककर चलता होगा, और तो वो किस तरीके से उसका फिजिकल डेवलपमेंट या मानसिक डेवलपमेंट या सोशल डेवलपमेंट हुआ। तो ये जो विकास होता है ये प्रिडिक्टेबल है, इसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। नाउ नेक्स्ट इज विकास सामान्य से विशेष की तरफ होता है, मतलब कहां से, जर्नल टू स्पेसिफिक होता है, कि पहले क्या होता है, पहले बच्चा सामान्य क्रियाएं करना सीखता है और फिर विशेष क्रियाओं की ओर अग्रसर होता है। सामान्य क्रियाएं जैसे कि सपोज मैं अपना, पहले बच्चे को आपने देखा होगा कोई भी चीज आती है वो उसका फिंगर मूवमेंट नहीं होता। ठीक है, पहले उसका हाथ का मूवमेंट होता है लेकिन फिंगर मूवमेंट नहीं होता, तो वो सामान्य क्रियाएं करता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी फिंगर मूवमेंट होने लग जाता है। उसे पता होता है कि आपने एक बॉल दी है तो बॉल किस साइड फेंकनी है। पहले यदि आप जब जो बच्चा छोटा होता है उसे आप बोल दोगे तो वो कहीं भी फेंक देगा, उसे डायरेक्शन नहीं पता लगेगी। लेकिन धीरे धीरे बच्चे की जब फिंगर्स काम करना शुरू कर देती हैं, उसे पता लगता है कि वो बॉल उसको किस डायरेक्शन में डालनी है, किस पर्सन के पास डालनी है। तो धीरे धीरे पहले जर्नल डेवलपमेंट होता है और फिर स्पेसिफिक डेवलपमेंट होता है। और ये जो नियम है ये सब चीजों के ऊपर लागू होता है, चाहे वो शारीरिक विकास की बात करते हैं, चाहे वो मानसिक विकास की बात करते हैं, चाहे संवेगात्मक या सामाजिक विकास की बातें करते हैं। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, अंतर संबंध या परस्पर संबंध का नियम, कि जो डेवलपमेंट होता है वो आपस में रिलेटेड होते हैं। मतलब जैसे कि पहले भी एक एग्जांपल दिया था कि सारे तरह के डेवलपमेंट, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, लैंग्वेज डेवलपमेंट, सब एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपका शारीरिक विकास हो जाएगा और बाद में दूसरी तरह का विकास होगा, नहीं। आप एक बच्चे को देखोगे तो आप पाओगे सभी तरह के डेवलपमेंट उसमें हो रहे हैं। बच्चे का शारीरिक विकास भी हो रहा है, उसका धीरे धीरे मानसिक विकास भी हो रहा है, सामाजिक विकास हो रहा है। तो क्योंकि सभी तरह के डेवलपमेंट आपस में रिलेटेड हैं, एक विकास, एक तरह का विकास अन्य तरह के विकासों को भी प्रभावित करता है। यदि एक बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट सही नहीं होगा, उसकी हेल्थ सही नहीं होगा, तो वो इम्पैक्ट करेगी दूसरे तरह के डेवलपमेंट को, मानसिक विकास को, सामाजिक विकास को, लैंग्वेज डेवलपमेंट को, इन सब को वो प्रभावित करेंगे। अब देखो स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, क्या क्या स्टेजेस होते हैं जब हमारे मानव विकास के। ऐसा तो नहीं हम बहुत बड़े होके बहुत ऐसे ही जैसे हम हैं वैसे ही पैदा होते हैं, नहीं। हम क्या करते हैं, छोटे से लेके बड़े होते हैं। तो वो क्या स्तर हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के, जैसे देखिए पहला गर्भकालीन अवस्था, जब बच्चा गर्भ में होता है, फिर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। तो जन्म पूर्व अवस्था, ये क्या चलती है, ये 9 माह तक चलती है। जब बच्चा माँ की कोख में आता है उससे लेके 9 माह तक
यह प्रक्रिया होती है। 9 माह के बाद बच्चा जन्म लेता है और इस अवस्था में व्यक्ति के आनुवांशिक विशेषताओं का, आनुवांशिक हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स का एक खाका तैयार होता है और इसमें वो जो भ्रूण होता है उसका स्वास्थ्य डिपेंड करता है कि माँ का स्वास्थ्य, माँ की जीवन शैली और माँ का खान पान कैसा है। शैशवावस्था, शैशवावस्था में क्या होता है, 3 साल तक चलती है। बच्चा होता है मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से अपरिपक्व होता है, मतलब इमैच्योर होता है, विकास की गति तीव्र होती है, सब अंगों का निर्माण होना शुरू हो जाता है और यह अवस्था क्या होती है, संवेग प्रधान होती है, मतलब इमोशंस होते हैं बच्चों के अंदर, सभी तरह के इमोशंस बच्चा सीख लेता है, खुश होना, गुस्सा करना, प्यार करना। और बल्कि फ्रायड ने, जो एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट है, इसने इस अवस्था को बालक का निर्माण काल कहा है। उसने कहा है बालक को जो भी बनाना होता है ना, वह प्रारंभिक वर्षों में ही बन जाता है। तभी इस टाइम का डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तभी कहते हैं ना, छोटे बच्चों को अच्छी तरह से हेल्दी फूड दो ताकि उनका डेवलपमेंट सही हो सके। और पूर्व बाल्यावस्था, अब क्या होता है, धीरे धीरे बच्चे के दूध के दांत निकल आते हैं जिनकी संख्या 20 होती है। ये क्या होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, धीरे धीरे गिरने लग जाते हैं। उसके बाद परमानेंट टीथ निकलने शुरू हो जाते हैं। फिर बच्चा धीरे धीरे लिखने लग जाता है, अक्षर लिखने लग जाता है, रंग पहचानने लग जाता है और वो माँ पापा की बातें मानने लग जाता है, थोड़ी थोड़ी उनकी हेल्प करने लग जाता है और बाहर के लोगों से संपर्क स्थापित करता है और सामूहिक जीवन से अनुकूलन स्थापित कर लेता है, मतलब एडजस्टमेंट हो जाता है। हाँ, वो बच्चा टॉय मांग रहा है तो उसे दे देना है, मैं भी उससे टॉय लूंगा, ठीक है। बाहर की कोई आंटी आई है, उनसे किस तरीके से बात करनी है। और नैतिक भावना का भी विकास हो जाता है कि ये मॉडल वैल्यूज का, ठीक है, कि नमस्ते करनी है, हाँ जी बोलना है, मतलब अलग अलग परिवारों में अलग अलग स्थिति के अनुसार। अब बाल्यावस्था, शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था आती है। ये 6 से 12 वर्ष की अवधि होती है। इसको पूर्व किशोरावस्था भी कहा गया है और इससे मानव जीवन का स्वर्णिम समय कहा गया है। और कोलेबस ने बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा है, मतलब ये शारीरिक और मानसिक विकास की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट बताया है इसको। अब इसकी क्या विशेषताएं हैं, बच्चों में प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति विकसित होती है। आपने देखा होगा ना, जब बच्चे बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, सूरज क्यों उगता है, कहाँ चला जाता है, चंदा कहाँ आता है, मामा क्यों कहते हैं उसको, तारे कहाँ से आते हैं, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। तो इस तरह के बच्चे बहुत प्रश्न पूछते हैं। कई बार मम्मी पापा परेशान भी हो जाते हैं, अरे बड़े क्वेश्चन पूछता है। इस अवस्था में बच्चों में मित्र बनाने की प्रबल इच्छा होती है, फ्रेंड्स बनाना चाहते हैं, समूह प्रवृत्ति का विकास होता है और इस काल में शारीरिक एवं मानसिक विकास में स्थिरता होती है। तो और बच्चे बहुत ही इसमें क्यूरियस हो जाते हैं, जिज्ञासु प्रवृत्ति के हो जाते हैं, जिसमें जानने की प्रबल इच्छा होती है। किशोर अवस्था, जिसे हम एडोलसेंट एज कहते हैं, हॉल ने कहा है किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। इस अवस्था को बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था कहा जाता है, जो 12 से 18 वर्ष के भीतर होती है। अब क्यों कहा जाता है इसे तूफान की अवस्था क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बालकों में बहुत कल्पना शक्ति चरम सीमा पर होती है, बहुत भावनात्मक हो जाते हैं बालक इस समय, और बच्चों को विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ता है और वो चाहते हैं एक फ्रेंड बहुत अच्छा बन जाए, एक जीवन साथी मिल जाए तो और वो क्या करते हैं, उनको लगता है कि माँ बाप की बात सही नहीं है, ठीक है। वो सोचते हैं कि कहते हैं ना कि माँ बाप की बात तो जाती है ऊपर से, टीचर की बात जाती है ऊपर से, और जो पीयर ग्रुप कहता है, जो फ्रेंड सर्कल कहता है, वो डायरेक्ट यहाँ चली जाती है। तो माँ बाप उनको अपना एक तरीके से सोशल स्टेटस वो साबित करना चाहते हैं, ठीक है, कि लोग मेरे बारे में क्या सोच, अपनी आइडेंटिटी को लेके कंसर्न हो जाते हैं कि मेरी भी कुछ आइडेंटिटी है। और क्या होता है
कि अनुशासन और सामाजिक नियंत्रण नहीं रहता। वो रहना नहीं चाहते हैं कि कोई उन्हें डिसिप्लिन करे, ऐसे करो वैसे करो, नहीं, वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि उन पे कोई डिसिप्लिन करे, या वो नियंत्रण नहीं मानना चाहते किसी भी चीज का। आप सभी एडोलसेंट एज से गुजरे होंगे, तो आप सबने ये आप यदि अपनी जिंदगी को देखो तो आपने ये पाया होगा किस तरह की जो चीजें होती हैं वो आती हैं। जैसे कि जो गर्ल्स होती हैं वो बहुत जो मॉडल्स एक्ट्रेसेस को फॉलो करने लग जाती हैं कि उस तरह की ड्रेस अच्छी लगती है, उस जो बॉयज होते हैं वो एक्टर को फॉलो करने लग जाते हैं। तो हम उन चीज को महत्व देते हैं जो हमारी जो इस टाइम एडोलसेंट एज में किशोरों की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ना कि माता पिता की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और इसमें बच्चा अपने मन का करना चाहता है, ना कि माता पिता की बात को मानना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे का बर्थडे होता था, मम्मी हर साल उसके लिए खूब सारा अपना पूरी वूरी एंड लाइक हलवा ये सब बनाती थी। बच्चा बड़ा हुआ, किशोरावस्था में आया, मम्मी ने ठीक इसी तरीके से किया। बच्चा ने कहा कि ये क्या है, मेरे सारे जो फ्रेंड्स होते हैं वो मॉल में सेलिब्रेट करते हैं बर्थडे, तो मैं घर में करूंगा, वो लोग क्या सोचेंगे कि इसके पास पैसे नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, माँ ने सारा खाना बना रखा था, लेकिन फिर भी बच्चे को ये बात समझ में नहीं आई। क्यों? क्योंकि उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि उसके फ्रेंड्स उसके बारे में क्या सोचते हैं। वो अपनी आइडेंटिटी को लो नहीं करना चाहता फ्रेंड्स के सामने। तो इसीलिए इसको तूफान की एज कहा जाता है। अब युवावस्था में बच्चे जब इस एज से निकल जाते हैं, किशोरावस्था से, तो वो रोजगार की तलाश में रहते हैं। ठीक है, अब उन्हें लगता है कि अब उनकी जिंदगी सेटल हो जानी चाहिए, थोड़ी सी उन्हें मतलब पढ़ाई, उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वो थोड़ा सा समझने लग जाते हैं कि हाँ, अब हमारी जिंदगी के प्रायोरिटी सिर्फ यही सब नहीं है, हमारी जिंदगी के प्रायोरिटी कुछ और भी है, कुछ और भी चाहिए। वृद्धावस्था, अब 60 वर्ष से अंत तक जो समय जाता है उसे वृद्धावस्था कहा जाता है। इसमें क्या होता है, शारीरिक और मानसिक क्षमता का धीरे धीरे कम होने लग जाती है। स्मरण की कमजोरी, निर्णय की क्षमता में कमी, समायोजन का अभाव इस अवस्था की विशेषताएं हैं। और इस अवस्था में व्यक्ति में आध्यात्मिक चिंतन बढ़ता है, वो ईश्वर की ओर बढ़ता है। प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था से पहले आनी थी प्रौढ़ावस्था। ये जब युवावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था आती है, जो 60 साल तक रहती है, इसमें व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्यों को पाने की कोशिश करता है, आत्मनिर्भर हो जाता है, अब वो सेटल होना चाहता है। ठीक है, तो उसकी प्रतिभा उभर कर सामने आती है और वो विकास करना चाहता है अपने सामाजिक और व्यवसायिक क्षेत्र में। तो ये सब थे स्टेजेस ह्यूमन डेवलपमेंट के, कि मानव विकास के डेवलपमेंट के ये सब स्टेजेस थे। अब कुछ डिबेट्स चलते हैं इसके अंदर। ठीक है, कुछ हमेशा डिबेट्स चलते हैं इसके अंदर विकास से रिलेटेड, तो वो देखेंगे कि वो क्या क्या डिबेट्स हैं, वो क्या क्या डिबेट्स हैं जो मानव विकास से संबंधित चलते हैं। पहला कि जो विवाद चलते हैं, जैसा कि पहले डिस्कस करा था, वंशानुक्रम और वातावरण, विच इज मोर इंपॉर्टेंट, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। तो डॉलर्स हॉलैंड ने कहा है कि अनुवांशिकता में क्या आ जाती है, सारी हमारी शारीरिक संरचना आ जाती है। और वो ये कहते हैं कि जो भी हम हैं आज, ठीक है, वॉट एवर वी आर टूडे, ठीक है, वी आर बिकॉज ऑफ द हेरिडिटी, के सारा हमारा अनुवंशिकता का परिणाम है। लेकिन कुछ कहते हैं कि वातावरण का परिणाम है। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट एक एग्जांपल लेते हैं कि अब एक किसान से यदि पूछें कि तुम्हारी जो एग्रीकल्चर, तुम्हारे जो खेती हुई है, उसमें किस चीज का अधिक महत्व है, मिट्टी, हवा, खाद, पानी, रोशनी, ठीक है, या बीज का, तो वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, बीज कहेगा या खाद पानी कहेगा। अब देखिए, यदि बीज अच्छा नहीं होगा तो उसके अंदर आप कितना भी खाद पानी, कितनी भी सूरज की रोशनी दिखा लो, तो अच्छी फसल नहीं उगेगी। लेकिन
यदि बीज बहुत अच्छा होगा और आप उसको अच्छी तरह मिट्टी खाद नहीं दोगे तो भी फसल अच्छी नहीं होगी। तो ठीक इसी तरीके से हम हैं, यहाँ पर बीज है हमारी हेरिडिटी और ये जो खाद पानी है ये हमारा एनवायरनमेंट। तो हम सब भी जो हैं वो क्या है, हमारा डेवलपमेंट है हेरिडिटी मल्टीप्लाई बाय एनवायरनमेंट। ठीक है, दोनों के मिलने से हमारा डेवलपमेंट होता है, ना किसी और से। तो बहुत सारे लोग आनुवांशिकता को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि वाटसन ने कहा है कि मुझे 1 दर्जन बच्चे दो और मैं उन्हें कुछ भी बना दूंगा। मतलब ये कहते हैं वातावरण इज इंपॉर्टेंट, कि आप कोई भी बच्चे दे दो मैं उन्हें कुछ भी बना दूंगा, वकील डॉक्टर। ठीक है, लेकिन दोनों के ही मिलने से हमारा जो डेवलपमेंट है, हमारी जो पर्सनैलिटी है वो बनती है। अब सेकंड, प्रकृति बनाम पोषण, नेचर वर्सेस नर्चर। प्रकृति भी हुई, जब हम बात करते हैं प्रकृति के बारे में, कि कुछ लोग कहते हैं प्रकृति उत्तरदायी है, कुछ लोग कहते हैं पोषण, कि एक व्यक्ति को किस तरीके से नर्चर किया जाता है एक व्यक्ति, वही जहां पर आ जाता है विकास और हेरिडिटी एक तरीके से। अब देखिए, जो प्रकृति के पक्षधर हैं वो कहते हैं कि जिस तरीके से एक सूरजमुखी का फूल होता है वो नियमबद्ध तरीके से बढ़ता है, ठीक है, उसी तरीके से व्यक्ति भी विकसित होता है। कि जैसे कि हमारे बढ़ने में कई तरह की समानताएं होती हैं। बोलने से पहले हम क्या करते हैं, धीरे धीरे बोलना सीखते हैं, फिर 2 शब्द इकट्ठे बोलते हैं, इसी तरीके से। लेकिन जो प्रकृतिवादी नहीं होते, जो नर्चर होते हैं, वो एनवायरनमेंट को, जो जिस तरह के परिवेश में हमारा पालन होता है उसको अनुभव देते हैं। अब सततता बनाम असततता, मतलब कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी, इसको हम, ठीक है, निरंतरता और विच्छिन्नता भी कहते हैं। तो जो निरंतरता की बात करते हैं वो कहते हैं कि हमारे अंदर डेवलपमेंट निरंतर होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। कि जैसे कि एक पौधा बड़ा होकर एक विशाल वृक्ष बन जाता है, तो ठीक वो कॉन्टिन्यूसली, कि पौधा एकदम से विशाल वृक्ष ही बन गया, कॉन्टिन्यूस रूप से उसके अंदर डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, और जो डिसकॉन्टिन्यूटी कहते हैं वो कहते हैं कि जिस तरीके से एक इल्ली मतलब कैटरपिलर एकदम तितली बन जाता है, ऐसा तो नहीं है कि इल्ली पहले एक छोटी इल्ली बनता है, फिर बड़ा कैटरपिलर, फिर उससे बड़ा कैटरपिलर, फिर उससे बड़ा कैटरपिलर, नहीं। कैटरपिलर क्या होता है, कैटरपिलर रूपांतरित हो जाता है तितली में, बटरफ्लाई में, तो वो क्या होता है, डिसकॉन्टिन्यू होता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस है और कुछ कहते हैं डिसकॉन्टिन्यूट है, डिपेंड करता है हम किस तरीके से किस चीज का डेवलपमेंट देख रहे हैं। अब सक्रियता बनाम निष्क्रियता। सक्रियता मतलब एक्टिवनेस, कि सपोज एक क्लास में 2 लड़की हैं, एक बहुत एक्टिव है और दूसरी एक्टिव नहीं है। ठीक है, एक बहुत इंटेलिजेंट है, एक बहुत एक्टिव है। ठीक है, अपराजिता और माधवी। माधवी जो है उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, मानसिक विकास है या संज्ञानात्मक विकास है, वो ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन वो मेहनत करती है, कॉन्टिन्यूसली एक्टिव है। अपराजिता क्या होती है कि बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन वो कॉन्टिन्यूस मेहनत नहीं कर रही, मतलब उतनी एक्टिव नहीं है। तो आप देखोगे कि धीरे धीरे जो एक्टिव है, ठीक है, उसमें सुधार होता है, और जो निष्क्रिय है, जो एक्टिव नहीं है, वो धीरे धीरे नीचे की ओर जाता है। तो इसमें भी कुछ लोग कहते हैं कि कि आपका इंटेलेक्चुअल कॉग्निटिव डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है या आपका एक्टिव रहना इंपॉर्टेंट है। अब प्रारंभिक और परवर्ती अनुभव। प्रारंभिक मतलब जो प्राइमरी आपके अनुभव होते हैं, एक्सपीरियंस, जो शुरू के स्टेजेस पर होते हैं डेवलपमेंट के। परवर्ती मतलब जो स्टेज में अलग अलग बाद में होते रहते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं प्रारंभिक अनुभव इंपॉर्टेंट है, जो बच्चा बचपन में सीख लेता है वो इंपॉर्टेंट है। यदि बच्चे को इस तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं बचपन में, कष्ट पहुंचाने वाले, क्षति पहुंचाने वाले, तो उसका प्रभाव बाद में होता है। और कुछ कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होता, कि धीरे धीरे वो अलग अलग डेवलपमेंट होते हैं और वो अलग अलग तरह के डेवलपमेंट बच्चे को मिलते रहते हैं, उस तरह का मतलब डेवलपमेंट होता रहता है, अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस मिलते रहते हैं। ठीक है, और जो लोग प्रारंभिक अनुभव पर जोर देते हैं वो कहते हैं कि जीवन हमारा एक पगडंडी की तरह है, और जो बाद के अनुभवों को महत्व देते हैं उनके लिए एक नदी है जो उतरती है, चढ़ती है, बहती है। ठीक है,
वो कॉन्टिन्यूसली उसके अंदर चेंजेस आते रहते हैं। तो ये इस तरह के जो डिबेट्स हैं वो हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और अब मैं क्वेश्चन आंसर राउंड, आपको जो भी क्वेश्चन हो, आपको जो भी कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अब फिर मैं उनके आंसर दूंगी, ठीक है। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर ऑल द प्रॉब्लम, ठीक है। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसके अंदर डाल सकते हैं, ओके। अब ह्यूमन डेवलपमेंट को जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है, ह्यूमन डेवलपमेंट को जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है, तो ये हम यहां से देखेंगे कि क्यों पढ़ना जरूरी है, क्यों हम मानव विकास पढ़ रहे हैं, क्यों हम बालक का विकास पढ़ रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि विकास की जो गति है और मात्रा है वो सभी बालकों में समान नहीं होती, वो सभी बालकों में समान नहीं होती। तो हर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। तो बालकों में एक जैसे विकास की आशा नहीं करनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि उस बच्चे के 100 में से 100 मार्क्स आ रहे हैं तो दूसरे के क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि दोनों अलग हैं। एक बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है तो दूसरा अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं सब में है। और दूसरा, जब हम मानव विकास पढ़ते हैं तो हमें बालक की भविष्य में होने वाली प्रगति का अनुमान लगा लेते हैं। जैसे कि जब हम प्रिंसिपल पढ़ रहे थे तब भी हमने बात करी थी कि जो डेवलपमेंट है वो प्रिडिक्टेबल है, मतलब हम उसकी अनुमान लगा सकते हैं। तो ठीक है, यदि एक बच्चा हमें पता है 3 साल का बच्चा इस तरीके से बोलने लग जाता है, या 1 साल का बच्चा चलने लग जाता है, लेकिन बच्चा यदि 4 साल होके भी नहीं बोल पा रहा, नहीं सुन पा रहा, नहीं चल पा रहा, तो फिर क्या करते हैं, हमें लगता है, हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। तो इस तरह का हम प्रगति का अनुमान लगा सकते हैं बच्चे की। और विकास की दिशा संबंधी नियम हमें ये बताते हैं, जो विकास के हमने दिशा संबंधी नियम पढ़े थे, कि विकास से संबंधित कुछ समानताएं पाई जाती हैं। जिस दिशा में बच्चे का विकास होना चाहिए, क्या ऐसा उस आयु में हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि हो रहा है तो ठीक है, और नहीं हो रहा है तो उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और ये पता लगा है कि जितने भी तरह के विकास हैं, चाहे वो मानसिक विकास हो, चाहे सामाजिक विकास हो, चाहे शारीरिक विकास हो, ये एक दूसरे से संबंधित हैं। और इस बात को ध्यान में रखकर हमें बालक के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। जैसे कि कई बार आपने देखा होगा, पेरेंट्स कहते हैं कि बस पढ़ाई पे ही ध्यान देते हैं, और यदि बच्चे के अंदर कोई और क्वालिटी होती है, गेम में क्वालिटी होती है, या बच्चा गाना गाता है, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। उनके लिए पढ़ाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा करेंगे तो उसका इफेक्ट उसके दूसरे डेवलपमेंट पर भी पड़ेगा। तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम बालक के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दें। और यदि हम किसी एक भी पहलू को अनदेखा करके, यदि हम सपोज खेल वाले पहलू को या हम शारीरिक विकास वाले पहलुओं को अनदेखा कर रहे हैं, तो वो दूसरी जगह वो उसकी बाधा बन सकते हैं। और इस बात का ज्ञान जब हमने परस्पर संबंध का नियम पढ़ा था, तब हमें इस बात का पता लग गया था। तो इसीलिए हमारे लिए मानव विकास बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ये भी पता चलता है कि वंशानुक्रम और वातावरण बहुत इंपॉर्टेंट है, बालक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए हमें बालक के विकास वातावरण में सुधार लाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे बच्चे को कहें कि अच्छा ये बच्चा तो जैसे कुछ कहते हैं कि बच्चा मूर्ख है, कुछ नहीं सीख सकता, ऐसा नहीं होता। यदि बच्चे को वातावरण दिया जाए तो वह अधिक से अधिक अपनी क्षमताओं का विकास कर सकता है। इसलिए बालक के वातावरण में सुधार लाना चाहिए। फिर हमें ये भी पता लगता है ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ने से, बाल विकास पढ़ने से, कि उम्र के अनुसार बालक में किस प्रकार की परिपक्वता आएगी, किस प्रकार की मैच्योरिटी आएगी। तो कि इतनी एज में बच्चे के अंदर इस तरह की मैच्योरिटी आ जाती है। तो इसके लिए जब ये पता लग जाता है तो हमें बालक के विकास हेतु निर्देशन की आवश्यकता स्पष्ट हो जाती है, और हमें निर्देशन में सहायता भी मिलती है कि बच्चे को किस तरीके से
डायरेक्शन देनी है, किस तरीके से उसको बताना है कि आपको आगे क्या करना चाहिए। ठीक है, यदि हमें पता है कि बच्चे को यदि हम प्लस के सम बता रहे हैं तो उसके बाद किस तरीके यदि वो कर लेता है तो आगे हमें क्या डायरेक्शन देने की जरूरत है, तो इससे हमें डायरेक्शन निर्देशन की आवश्यकता पता लग जाती है। अब देखिए हमने इसके अंदर क्या क्या सीखा। हमने बच्चों के अलग अलग तरह के डेवलपमेंट के बारे में पता चला, फिर हमें पता चला अभिवृद्धि और विकास के बारे में, सीखना और परिपक्व के बारे में, विकास के सिद्धांत के बारे में हमने सीखा, और हमने सीखा अनुवांशिकता और वातावरण के बारे में। तो ये आशा करती हूं कि ये सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं अभी। हाँ, सिफेलोकॉर्डल में मैंने बताया था मस्तिष्कोन्मुखी में कि जो बालक का जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, वो क्या होता है, सिर से पैर की तरफ होता है। तो सबसे पहले बालक के सर का विकास होता है और वो धीरे धीरे फिर उसके बालक के पैर का विकास होता है, ऊपर से नीचे की ओर होता है। डेवलपमेंट के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। देखिए संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक विकास में क्या होता है, ये मानव विकास का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। व्यक्ति में संवेगात्मक गुणों का विकास स्वाभाविक रूप से होता है, मतलब इमोशनल डेवलपमेंट के स्वाभाविक रूप से इमोशंस आ जाते हैं, बच्चा इन्हें धारण करके पैदा होता है। लेकिन शुरू की अवस्था में बच्चा साधारण संवेगों को धारण किया होता है, जैसे उसको रोना आता है, ठीक है, हंसना आता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसे विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाओं के संपर्क में आता है, तो उसके अंदर जटिल संवेगों का विकास भी होता है। जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो वो एक बार में ही कई प्रकार के जब बच्चा छोटा होता है एक बार में एक ही प्रकार के संवेगों को महसूस करता है। लेकिन जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है वो अलग अलग तरह के संवेगों को महसूस करना लग जाता है। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे संवेग होते हैं, बच्चा धीरे धीरे दुखी होना, गुस्सा होना, नर्वस होना, सरप्राइज, कंफ्यूज है, तो इस तरह के संवेग भी बच्चे को पता लगने लग जाते हैं। संज्ञानात्मक विकास से हम कहते हैं कि बौद्धिक प्रक्रियाओं से, कि बालक की बौद्धिक प्रक्रियाओं से मतलब है संज्ञानात्मक विकास में, जिसमें वो तर्क, विचार, अवलोकन, समस्या समाधान, निर्णय लेने आदि की क्षमताओं को अर्जित करता है। और संज्ञानात्मक विकास पर जीन पियाजे ने बहुत विस्तार से कार्य किया है। जीन पियाजे एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इस पर बहुत विस्तार से कार्य किया था। और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। जब आप अपना सिलेबस देखेंगे, ठीक है, सिलेबस आपकी एसओएल की वेबसाइट पे दिया हुआ है, तो उसमें आपको काफी सारी रीडिंग्स भी मिल जाएंगी कि क्या क्या रीडिंग्स हैं, आप इसको ले सकते हैं। क्वेश्चंस इसमें बहुत सारे आ सकते हैं, बहुत तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर जो वृद्धि और विकास के प्रिंसिपल्स हैं उनके उनके बारे में आ सकता है कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और ये जितना भी आपको आज बताया है वो सारा का सारा बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको सब जरूर करिएगा। एनी अदर क्वेश्चन स्टूडेंट्स? और ये जो आपकी जो पीपीटीज हैं वो आपकी जब आप बाद में एसओएल की साइट पर देखेंगे तो रिकॉर्डेड पीपीटीज आपको मिल जाएंगी, तो आप बाद में उन्हें देख सकते हैं वहां से। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।